जय हिंद मित्रों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक या भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन। किसी भी देश या क्षेत्र में भौतिक, भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन वह होता है जिसमें उसके प्राकृतिक संपदाएं या प्राकृतिक संरचनाएं या भौतिक संरचनाएं का विभाजन किया जाता है कि वहाँ पर पर्वत किस प्रकार से या किस क्षेत्र में है, पठार, नदी घाटी या जो है पर्वत श्रेणियाँ, मरुस्थल, समुद्र इत्यादि। जैसे तो मरुस्थल और समुद्र जैसे क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में नहीं है। हम मुख्यतः पठार, पर्वत श्रेणी और नदी घाटियों की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो जो है हम मैप के माध्यम से अगर देखें, समझें तो हमें समझने में आसानी होगी। और जो नए विद्यार्थी हैं या नए प्रतियोगी हैं उनसे मेरा विशेष तौर पे ये कहना है कि कभी भी भौगोलिक चीज़ों को भूगोल के तरीके से ही पढ़ना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है मैप या नक्शे से पढ़ना, क्योंकि इसके माध्यम से हमें चीज़ें स्पष्ट होती हैं, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। अगर हम लिखित में डिटेल में किताबों से पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में तो आती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक स्थायी रूप से नहीं रहती हैं। वहीं जब हम मैप से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा स्पष्ट समझ में आती हैं, हमें ज़्यादा क्लियर होती हैं और ज़्यादा समय तक हमारी याददाश्त में रहती हैं। क्योंकि मेमोरी का नियम है कि जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और बहुत समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती हैं। जो बातें हम सुनते हैं वो देखने की तुलना में कम याद रहती है, और जो हम पढ़ते हैं वो सबसे इन तीनों में सबसे कम रहती है। तो प्रतियोगी परीक्षार्थी जो होते हैं अक्सर ये गलती करते हैं कि पढ़ते बहुत हैं तो इससे वो चीज़ें भूलते हैं। इसकी तुलना में अगर हम अपने विषय को जो है पिक्चराइज कर लें या फिर उसे सुने तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। यही कारण है कि जब हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों की स्टोरी हमें याद रहती है ना। वही अगर हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो उसकी तुलना में कम याद रहती है, और वही स्टोरी अगर हम पढ़ें तो हमें और भी कम याद रहती है। तो अक्सर अधिकांश परीक्षार्थी यही गलती करते हैं कि पढ़ते ज़्यादा हैं, उसको सुनते या देखते कम है। तो कोशिश करें कि जब हम कोई चीज़ पढ़ें तो उसको पिक्चराइज कर लें, है ना। आज तो बहुत सारी साधन हैं, यूट्यूब के माध्यम से हर चीज़ का वीडियो भी हमें मिल जाता है। और अगर हम ये सब चीज़ें नहीं हम कर सकते हैं तो हम मानचित्र या एटलस के माध्यम से ज़रूर उसे समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में जब मैं आगे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की चर्चा करूंगा तो उसे नक्शे में आप बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं फिर मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की ओर। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भौतिक या प्राकृतिक विभाजन को समझेंगे। किसी भी क्षेत्र या राज्य या देश को समझने के लिए उसके भौतिक या प्राकृतिक विभाजन को समझना आवश्यक है। और मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक, भौतिक या प्राकृतिक विभाजन है, ध्यान देना प्रश्न जो है भौगोलिक विभाजन भी पूछा जा सकता है, भौतिक विभाजन भी या प्राकृतिक विभाजन, तो ये तीनों एक ही हैं। इस संदर्भ में आज हम मध्य प्रदेश की इस संरचना या विभाजन को समझेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा शैल और चट्टानों से निर्मित हुआ है, और मध्य प्रदेश में जो है पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, तीनों तरह की संरचनाएं हैं। और मूलतः मध्य प्रदेश को जो है 4 भागों में बांटा गया है, और ये विभाजन हम जो है आगे इस वीडियो में नक्शे के माध्यम से देखेंगे। आप भी विशेष ध्यान दें। मध्य प्रदेश का पहला जो है क्षेत्र मध्य उच्च प्रदेश है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह उच्च स्थिति है, यानी पर्वत पठार वाली स्थिति है।
और मध्य प्रदेश का दूसरा विभाजन जो है नर्मदा सोन घाटी है, जो मध्य प्रदेश को लगभग बीचों बीच से दो भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश का तीसरा विभाजन जो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। श्रेणी से समझ में आ रहा है कि ये पर्वत श्रेणियां हैं। और मध्य प्रदेश का जो चौथा विभाजन है वो पूर्वी पठार या बघेल खंड के पठार के रूप में किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, यह पहला प्रमुख विभाजन है। इसके बाद इसके उप विभाजन भी हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। पहले आप समझ लें कि मध्य प्रदेश को 4 मुख्य भौगोलिक, भौतिक या प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहले स्थान पर मध्य उच्च प्रदेश, दूसरे स्थान पर नर्मदा सोन घाटी, तीसरे स्थान पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और चौथा विभाजन जो है वो पूर्वी पठार का है। ठीक है, मैंने इस नक्शे में इन क्षेत्रों के हिसाब से ही उनके नाम अंकित किए हैं ताकि आपको नक्शा समझने में आसानी हो कि ये क्षेत्र किस क्षेत्र में है। तो सबसे ऊपर मध्य उच्च प्रदेश है, फिर उसके नीचे नर्मदा सोन घाटी है, उसके नीचे सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और सबसे कोने में जो है पूर्वी कोने में पूर्वी पठार है। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्वी क्षेत्र में है, इसलिए उसका नाम पूर्वी पठार है। उसका दूसरा नाम बघेल खंड का पठार भी है। कई पुस्तकों में यह विभाजन ऊपर नीचे क्रम हो सकता है। उसमें नर्मदा सोन घाटी को मध्य उच्च प्रदेश में ही सम्मिलित किया जा सकता है। हालांकि यहाँ आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये अलग से इसलिए रखा है क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश एक उच्च प्रदेश है और नर्मदा सोन घाटी एक घाटी क्षेत्र है। तो उच्च प्रदेश और घाटी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए नर्मदा सोन घाटी को अलग से रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फिर से क्लियर कर दूं। पहले नंबर पे मध्य उच्च प्रदेश, दूसरे पे नर्मदा सोन घाटी, तीसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और चौथा पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार। नक्शे में एक बार फिर से देख लें, फिर इसके बाद हम इनकी उप विभाजन की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये स्थिति आपको क्लियर हो जानी चाहिए ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, एक बार ध्यान से नक्शे को जरूर देखें। अब हम उप विभाजन के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहला विभाजन देखा मध्य उच्च प्रदेश, तो मध्य उच्च प्रदेश जो है इसको भी 4 उप भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पहला उप विभाजन है मध्य भारत का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार और चौथा रीवा पन्ना का पठार। अगर नक्शे में हम ध्यान से देखें तो इन चारों उप विभाजन का नाम उनके स्थान के आधार पर ही लिखा गया है। हालांकि हम आगे अलग से जो है इनके सभी पर अलग अलग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि मुख्य परीक्षा में भी आप जो है इन पर अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, फिलहाल हम जो है संक्षिप्त में जो है इसको देख रहे हैं। तो पहले स्थान पर मध्य भारत का पठार है। ठीक है, ये मध्य उच्च प्रदेश का उप विभाजन है। ठीक है, तो मध्य भारत पठार, दूसरे नंबर पर मालवा का पठार, तीसरे नंबर पर बुंदेलखंड का पठार और चौथे नंबर पर रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मध्य उच्च प्रदेश उच्च भूमि है, तो ये चारों ही पठार हैं। ठीक है, और यह मध्य उच्च प्रदेश की एक सामान्य विशेषता जो इन चारों में भी पाई जाती है कि यह कडप्पा, विंध्यन और दक्कन ट्रैप की बैसाल्ट चट्टानों और नमीन जवाओं से निर्मित है। ठीक है, बैसाल्ट चट्टानें अधिकांशतः हिस्सा मालवा वाला है जो ज्वालामुखी की चट्टानें हैं और नमीन जवाओं में जलोढ़ मैदान हैं जिन्हें नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये पश्चिम से लेके पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि जो वस्तुतः पठार है, यह मध्य उच्च प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है और भौगोलिक या भौतिक विभाजन में सर्वाधिक विस्तृत यही क्षेत्र है मध्य उच्च प्रदेश, जो मूलतः पठारों की संयुक्त संरचना है। फिर इसके भी उप विभाजन है ना, जो हमने अभी देखे हैं, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, ये संक्षिप्त में आप समझ गए।
ठीक है। और विस्तार से हम अलग अलग मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, इनके अलग अलग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तक ये इतनी ही जानकारी परिपूर्ण है। इसके बाद हम दूसरे विभाजन पर, उप विभाजन पर आते हैं, वो है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, जहाँ पहला वाला क्षेत्र हमने देखा था कि यह उच्च प्रदेश है, पठारीय क्षेत्र है, उसकी तुलना में यह घाटी क्षेत्र है या निम्न क्षेत्र है। ठीक है, नर्मदा ये सोन घाटी जो है ये मध्य उच्च प्रदेश के नीचे की ओर स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है। ठीक है, और यह एक सकरी घाटी है जो उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ जो है मध्य प्रदेश की सीमा को बीचों बीच से विभाजित करती है। मध्य प्रदेश को बीचों बीच आप नक्शे में देख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो कि नर्मदा नदी जी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका बहाव क्षेत्र भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। और नर्मदा जो है भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली बनाती है, भ्रंश घाटी क्षेत्र बनाती है। यह अधिक लंबी और चौड़ी है, जबकि सोन की देखें तो यह सकरी घाटी है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश का जो है 27.92% का क्षेत्र है। और औसत ऊंचाई, चूँकि घाटी है तो बहुत ऊंची होगी नहीं, सिर्फ 300 मीटर ही है। और जिन जिलों से जो है नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, वह जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इससे मध्य प्रदेश में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, बहुत सारी परियोजनाएं इस पर हैं, बहुत सारे प्रमुख स्थान हैं, चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे जो है पर्यटक स्थान हो, या फिर जो है औद्योगिक क्षेत्र हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो क्षेत्र विभाजन हुआ है उप विभाजन में, वो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, मध्य प्रदेश की नीचे की ओर यानी दक्षिण भाग में स्थित यह सतपुड़ा मैकल श्रेणी भी जो है दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत है। ठीक है, इसके भी 3 उप विभाजन हैं। ठीक है, यह जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ये इसके 3 उप विभाजन हैं। इसमें अगर देखें पश्चिम की तरफ जो है राजपीपला श्रेणी है, यह काफ़ी कटा फटा भाग है और यहाँ बुरहानपुर जैसे दर्रे भी मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसके मध्य वाले हिस्से में अगर हम देखें तो मध्य वाले हिस्से में जो है ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी जैसी श्रेणियां हैं। महादेव श्रेणी में ही पचमढ़ी स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका तीसरा भाग जो है मैकल श्रेणी है, जो इसके बिल्कुल पूर्व में स्थित है। यह अर्ध चंद्राकार भाग है और यह काफ़ी पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ से ही नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी अलग विभाजन पढ़ा, लेकिन उद्गम उसका मैकल श्रेणी से होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आखिरी विभाजन हम देखें पूर्वी पठार या बघेलखंड। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है। वस्तुतः बघेलखंड का पठार बड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन हो जाने के बाद यह अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ही हिस्सा बचा हुआ है। यह गोंडवाना सेल से निर्मित है और इसमें जो विंध्यन ग्रेनाइट सेल समूह पाए जाते हैं। और प्रमुख जिले इसमें जो है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी आदि आते हैं। हालांकि इससे प्रश्न कम आते हैं क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपको इसके ज़िले और स्थिति याद होनी चाहिए क्योंकि यह इसका कुछ हिस्सा आज भी जो है मध्य प्रदेश का भाग है ना। तो ये हम देखें तो एक प्राकृतिक विभाजन हम देख चुके हैं। अब एक बार हम इसका पूरा रिवीजन करें, फिर अगले वीडियो में हम प्रत्येक उप विभाजन का भी जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे, कौन से तथ्य पूछे जाते हैं उन पर विशेष चर्चा करेंगे। तो अभी यह रिवीजन हम करें, इसमें आप नक्शा पर विशेष ध्यान देना क्योंकि इसी स्थिति से समझने पर आपकी मुख्य परीक्षा में भी बहुत फर्क पड़ेगा और प्रश्न भी इससे आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश को जो है 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें मध्य उच्च प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत अगर हम देखें तो और विभाजन किए गए हैं। तो उसमें मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार,
बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। फिर उसके नीचे नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी के नीचे सतपुड़ा मैकल श्रेणी, जिसमें जो है राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ महादेव श्रेणी और पश्चिम पूर्व की ओर मैकल श्रेणी, जहाँ से नर्मदा और सोन का उद्गम होता है अमरकंटक से। और फिर इसके बाद बघेलखंड का पठार, जिसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है और थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में जो है पूर्वी क्षेत्र में बचा हुआ है। तो यह अगर हम देखें तो आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारी स्थिति क्लियर हो गई, इसलिए रंगीन मैप लगाया है ताकि चीज़ें और स्पष्ट हों। एक बार एक साधारण मैप में भी देख लें तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, फिर उसके बाद नर्मदा सोन घाटी, उसके नीचे सतपुड़ा मैकल पर्वत जिसके 3 विभाजन है, राजपीपला, फिर उसके बाद महादेव श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी और मैकल श्रेणी, ठीक है। और इसके बाद अंतिम विभाजन है बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, जो जिसका मुख्यतः भाग छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। इसमें हमने मध्य प्रदेश के भौतिक या प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन पर चर्चा की है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इन उपविभाजन पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से इनके तथ्य देखेंगे और खासतौर से उन विषयों पर विशेष जोर देंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं या अक्सर पूछे